हेलो स्टूडेंट्स। सो आप लोग ऑलरेडी कट ऑफ का एनालिसिस का प्रीवियस वीडियो देख चुके हो और मैंने आपके कमेंट सेक्शंस को पढ़ा भी था। और इस वीडियो में हम बेसिकली रिफाइंड डेटा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ग्रुप में बता चुका हूँ जो प्रीवियस वीडियो है वो एक सुपरफिशियल वीडियो है और उसमें डेटा का एनालिसिस पूरी तरीके से नहीं किया गया था। यहाँ पे जो मैं डेटा का एनालिसिस करके आपको कट ऑफ बताऊंगा, जो आपकी ESIC UDC और MCRE की है, ग्रुप नंबर 3, उसके बारे में मैं डेप्थ में बताऊंगा और एग्जैक्ट बताऊंगा। और ये डेटा है जो रिफाइंड डेटा है, प्रीवियस में कुछ ग्लिच हो गया था। उससे पहले ना कुछ स्टूडेंट्स जो ESIC UDC और एम्स है उनको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। और इसके अलावा ESIC के अलावा जो भी अदर ग्रुप के कैंडिडेट्स हैं लाइक SSO है, AAO है, ये जो लोग हैं इनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट UDC और LDC के लिए जो अप्लाई किए हैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है उस पर जाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, हम वीडियो के लास्ट में कट ऑफ का एकदम सटीक, इस बार सटीक क्योंकि मैं 2 दिन से इसका एनालिसिस करवा रहा था किसी से, और इसमें हर चीज़ को इंक्लूड किया गया है, इंडिविजुअल रैंक तक बता सकते हैं। और उससे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको ग्रुप में एक PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है ना उसमें PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको जस्ट ये वीडियो देखना है और उसमें आपके इंडिविजुअल सिर्फ स्किल वाला सेक्शन देखना है कि आप यस में हो या नो में। हम उस कंडीशंस को और उस क्राइटेरिया को भी बेसिकली मैं इंक्लूड किया हूँ। तो सबसे पहले काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि एक डाउट होता है बेसिकली, वो डाउट क्या है, अबाउट द एज रिलैक्सेशंस। एज रिलैक्सेशंस के बेसिस पे है, और एज रिलैक्सेशन के बेसिस पे क्या होता है, पहले हम कुछ रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। मान लो कि एम्स जोधपुर है, ठीक है। एम्स जोधपुर में एक OBC की सीट आई है AAO की सीट पे, ठीक है, सिर्फ A की सीट है। बट होता क्या है, जब मेरिट आती है तो UR की सीट्स में, मतलब मान लो कि 10 सीट्स UR की थी, ठीक है, उसमें 5th रैंक आ गई किसी OBC के कैंडिडेट की, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब इस OBC के कैंडिडेट को बेसिकली जोधपुर ही चाहिए, एम जोधपुर। लेकिन अब ये क्या होगा, ये जो कैंडिडेट है वो UR में कंसिडर होगा। तो हम बेसिकली देखेंगे कि क्या ये एम्स जोधपुर की सीट इसको मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। इसके बारे में हमने ना वॉइस चैट में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था, और एक ESIC के स्टूडेंट से भी हमने बात की थी। बट उसने इस ESIC के बारे में भी हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, वो बेसिकली नहीं होता। ESIC में भी मैंने पूछ के कंफर्म कर लिया है कि वो कैसे अलॉट करेंगे। इसके बारे में 1 बाय 1 बात करते हैं। पहला सिनेरियो लेते हैं कि आपको मान लो आप UR लिस्ट में तो हो, OBC वाला UR लिस्ट में था, लेकिन इसने ना कोई OBC का बेनिफिट नहीं लिया था। मान लो कि ये जो, अब आपने देखा होगा MCRE में बेसिकली एज क्या थी, AO के लिए 30 ईयर्स थी, ठीक है। और आपने ना OBC का कोई फायदा नहीं लिया है, ठीक है, और आप UR में आ गए। तो आप उसमें क्या क्या फायदा हो सकता है कि आपने कोई एज रिलैक्सेशन नहीं किया, मतलब आपकी जो एज थी वो अंडर 30 थी, ठीक है, और आपने कोई कट ऑफ में रिलैक्सेशन नहीं लिया ऑफकोर्स, और आपने और आपका जो मार्क्स आए वो UR कट ऑफ में आ गया, मतलब UR के टॉप 10 स्टूडेंट्स में आ गए। उसके बाद में मान लो 2 EVS EWS के है, बाद में OBC के, तो आप क्या होगे, आप उस टाइम पे UR के कैंडिडेट ही कंसिडर किए जाओगे। और मान लो कि एम्स जोधपुर में सिर्फ OBC की एक सीट है ना, तो आपको वो सीट नहीं मिलेगी, चाहे आपकी कैटेगरी OBC क्यों ना हो। आपको एम्स दिल्ली, मान लो एम्स दिल्ली में UR की सीट है तो वही मिलेगी, चाहे आप श्याम दंड भेद लगा दो। पहला कंसेप्ट यहां से क्लियर कर लेना है, जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर आप UR की मेरिट में आते हो तो प्रेफरेंस में वो ही इंस्टीट्यूट डाले जहां पे UR है, देन आफ्टर आपकी कैटेगरी में डाल सकते हो। फर्स्ट थिंग, अगर आप UR में आ जाते हो इररेस्पेक्टिव ऑफ योर, मान लो आप जनरल के हो तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो आपको UR में आना ही। मान लो आप OBC SC ST और EWS में हो और आप तो मतलब UR की कट ऑफ क्लियर कर जाते हो, UR के स्टूडेंट्स में हो, देन यू विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर UR, और आपको जो अलॉटमेंट होगा इंस्टीट्यूट वो भी UR का होगा। इसके पीछे काफी रीजंस हैं, इसके पीछे बाद में बात करेंगे, ठीक है। नाउ सीनियर 2 की बात करते हैं, तो आप एम जोधपुर के लिए एलिजिबल नहीं होगे। अब हुआ क्या है कि आपने UR की, आपकी 5th रैंक तो आ गई है,
ठीक है, लेकिन आपने ओबीसी के रिलैक्सेशन का बेनिफिट लिया था। ठीक है, बेनिफिट इन द सेंस आपकी 30 ईयर एज थी, लेकिन मतलब 30 ईयर एज का एलिजिबल क्राइटेरिया था एओ के लिए, और आपकी एज है 33 ईयर्स या 32 ईयर्स में लेके चलो। 32 ईयर्स में बेसिकली नहीं भर सकते, लेकिन आप ओबीसी का क्या है ना, 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, और आपने वो एज रिलैक्सेशन लिया और फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद आपने देखा कि मेरी 5th रैंक है, तो अब क्या होगा, देन यू विल बी कंसिडर्ड, चाहे आप यूआर के मेरिट में आ जाओ, चाहे आप टॉप 5 में हो, मतलब टॉप 10 में हो, यूआर में हो, स्टिल यू विल बी कंसिडर्ड ओनली ओबीसी कैंडिडेट, तो आपको एम्स जोधपुर अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तब आपको यूआर की सीट अलॉट नहीं होगी, यू विल बी कंसिडर्ड। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, आपने एज रिलैक्सेशन लिया, ओबीसी कट ऑफ के लिए किया, और फी एग्जेम्पशन भी लिया हो। अगर आपने फी एग्जेम्पशन लिया है, ठीक है, तो देन यू विल बी कंसिडर्ड एज ए ओनली एंड ओनली ओबीसी कैंडिडेट। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, और सबसे जरूरी बात है, आपके नोटिफिकेशन में एज इट इज लिखा हुआ है। अगर आप 2025 का थर्ड एम्स का अगर नोटिफिकेशन देखोगे एमसीआरए का, तो उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ा डाउट था, बहुत सारे एसएसओ को, एओ को, यूडीसी एलडीसी बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि क्या मुझे क्या करना चाहिए। तो ये होगा, आप रिजर्व कैंडिडेट में हो, एंड देन यू विल बी अप्लीकेबल और एलिजिबल फॉर एम्स जोधपुर, अगर वहां पे मेरिट है तो ओबीसी फुल में। अब दूसरी जो सबसे बड़ा डाउट था, देखो हम अभी मेरिट कट ऑफ की बात करेंगे, थोड़ा धैर्य बनाए रखो, और ये इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बाद में रियलाइज होगा, तो मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि मैं आई एम नॉट यूट्यूबर, आई एम पार्ट टाइम यूट्यूबर, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई। तो एनओसी की जरूरत किस किस को पड़ती है, सबसे पहले जरूरत, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप काम करते हो तो भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी, सेमी गवर्नमेंट में, पीएसयू में, ऑटोनोमस, और एनी इंस्टीट्यूट फंडेड बाय गवर्नमेंट, अगर उसमें वर्क कर रहे हो तो आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें सबसे जरूरी बात है कि आप एज ए टेम्परेरी कैंडिडेट हो या कॉन्ट्रेक्चुअल पे काम कर रहे हो, तब क्या जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ेगी तो किस तरह से पड़ेगी। इन कैंडिडेट्स को तो इन इंस्टीट्यूट में कोई भी टेम्परेरी, कॉन्ट्रैक्ट, परमानेंट, टेन्योर किसी भी बेसिस पे वर्क कर रहा हो, उसको एनओसी की जरूरत पड़ेगी। उसमें सारी अलग अलग कंडीशन के बारे में बात करेंगे। सबसे मान लो आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो, तो क्या एनओसी की जरूरत पड़ेगी, 110% एनओसी की जरूरत पड़ेगी। मान लो कि आप एम्स दिल्ली में किसी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो, ठीक है, एज ए यूडीसी वर्क कर रहे हो, और आप एम्स सीआरई का फॉर्म भर दिए, ठीक है, एंड then you are selected for UDC in group 3, then as in AIIMS Delhi you were working as a contractual employee. Now whether you are eligible for MCRE or not, if you didn't produce NOC, then definitely your candidature will be cancelled. Remember one thing. क्यों? क्योंकि आप बीच में किसी भी इंस्टीट्यूट, क्योंकि एम्स जोधपुर या एम्स दिल्ली वो है ऑटोनोमस बॉडी में आती है, जो फंडेड बाय गवर्नमेंट होती है, तो जो भी इन इंस्टीट्यूट में प्राइवेट में काम कर रहे हो तो नहीं जरूरत है, बाकी चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, पीएसयू, ऑटोनोमस हो, कोई भी हो, उसमें चाहे कंट्रेक्चुअल के बेसिस पे वर्क कर रहे हो, अगर पता चल गया उनको, या फिर आपके इंस्टीट्यूट ने एक भी इंक्वायरी कर दी, देन आपका कैंडिडेचर अलाउ नहीं होगा। 3 साल तक आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते, 3 years, 3 साल तक इसी एग्जाम में नहीं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं बैठ सकते अगर आपने एनओसी प्रोड्यूस नहीं की। तो एनओसी प्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एम्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एनओसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। लेकिन रिलैक्सेशन देगा कब, देखो एनओसी कब आपको प्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे एप्लीकेशन आपके पिछले साल के एप्लीकेशन में, इस साल 6 दिसंबर का डेट मेंशन है, लेकिन पिछले साल कोई डेट मेंशन था नहीं था, उसमें यह था कि फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको एनओसी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। और जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, देखो रिमेंबर वन थिंग, मान लो आप एप्लीकेशन भर रहे हो और उसमें एनओसी, आपने जो एनओसी लगाया ना, वो ही सेम एनओसी, सेम एज इट इज वही एनओसी आपको डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे देखेंगे वो लोग कि क्या सेम एनओसी प्रोवाइड करवाए नहीं। अगर आप सेम एनओसी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो तो आपका कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड, क्योंकि जब एप्लीकेशन भरोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप जेरोक्स करके अपलोड करोगे, लेकिन उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको एट द टाइम ऑफ
डीवी जरूर है। रिमेंबर वन थिंग, उसका जो एप्लीकेशन डेट से पहले का एनओसी चाहिए। उसके बाद में अगर आपने एनओसी दे दी तो आपका कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। नाउ मान लो कि आपके इंस्टीट्यूट ने आपको एनओसी नहीं दी बिफोर एप्लीकेशन सबमिशन, तो क्या, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपका जो डिपार्टमेंट आपका एनओसी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेता है और रिलीविंग लेटर दे देता है, रिमेंबर वन थिंग, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना जरूरी है भाई, और रिलीविंग लेटर दे देता है तो वो एनओसी के सब्स्टिट्यूट का काम करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ग्लिच है। ये ग्लिच क्या है? कुछ इंस्टीट्यूट है लाइक मान लो कि एम्स जोधपुर और उससे ज्यादा है एम्स भुवनेश्वर। जो भुवनेश्वर है ना, वो कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको प्योरली एनओसी चाहिए, वो रेजिग्नेशन के बेसिस पे, रिलीविंग लेटर के बेसिस पे कंसिडर नहीं करेगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिक नहीं होता कि आप रेजिग्नेशन लेटर से ले जाओ, रिलीविंग लेटर ले जाओ, नॉट एट ऑल। आप वो क्या करेगा, वो एम्स के कंपिटेंट ऑथोरिटी के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कंपिटेंट ऑथोरिटी जैसे आपको जो भी अपॉइंटमेंट ऑथोरिटी होगी, वो उसका डिस्क्रिशन है कि आपका वो एनओसी का सब्स्टिट्यूट में जो आपका रिलीविंग लेटर एज वेल एज रेजिग्नेशन है ना, उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, वो आपका कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा आपका इंस्टीट्यूट। तो एम्स भुवनेश्वर में जा रहे हो तो एनओसी लेके जाना, हो सकता है वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है और ये इंस्टीट्यूट वाइज डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ अब हम करते हैं कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी थी ईएसआईसी में। अब देखो, आपका एक और डाउट है, अगेन मैंने ना कमेंट्स में बहुत लोगों को देखा है जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, स्किल्स के बारे में। अब मैं दोबारा से आपका डाउट दोबारा से पूरा कर देता हूं। मैंने वेरिफिकेशन कर भी लिया, आज से 3 महीने पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपकी अच्छी रैंक आ रही है और आप ईएसआईसी के लिए जाना चाह रहे हो, तो ईएसआईसी के लिए स्किल मैंडेटरी नहीं है। आपने दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी दिया, इवन दो अटेम्प्ट भी नहीं किया है, देन इवन यू विल बी एलिजिबल। अब कुछ बंदे बोल रहे कि सर हो सकता है डिस्क्रिप्टिव तो सबके लिए था ही ना। नहीं भाई, डिस्क्रिप्टिव भी नहीं, स्किल अटेम्प्ट भी नहीं करने जा रहे हो ना। और कुछ बोल रहे सर टाइपिंग को तो कंसिडर कर सकते हैं लेकिन इस डिस्क्रिप्टिव इज इसेंशियल। नहीं, अगर आप अटेम्प्ट भी नहीं करने जा रहे हो, क्योंकि बहुत बच्चे नहीं गए थे और उनका नाम है, और मैंने इस चीज को बार बार मेरे ग्रुप में चैट्स में बोला था कि मत करने जाओ अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। दूसरी बात करते हैं, अगर आपने स्किल क्लियर कर लिया तो ईएसआईसी के लिए तो ऑफ कोर्स आप एलिजिबल हो ही हो, आप अदर इंस्टीट्यूट के लिए भी एलिजिबल हो। अब जो मैंने कट ऑफ एनालिसिस की थी प्रीवियस वाली, डेफिनेटली पूरी गलत थी। आज वाली आपको 99% राइट होगी और वो ही होगा एग्जाम के बाद में। ठीक है, और एग्जैक्ट मैंने मिला लिए, इसमें बहुत डेप्थ में हमने एनालिसिस किए, एक एक रैंक तक एनालिसिस की है। इवन दो हम इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को अच्छे से देखा है कि ईएसएम जैसे एक ईएसएम का सिलेक्शन हुआ है अंडर रिक्वायर्ड यूआर कैटेगरी। ठीक है, और उसके बाद में कैसे कैसे वो ईएसएम वेरी किया है, कैसे कैसे पीडब्ल्यूबीडी वेरी किया है। इवन दो ईएसएम की अपनी कैटेगरी में भी, जैसे मान लो कुछ लोग ईडब्ल्यूएस में भी सिलेक्ट हुए हैं, कुछ एससी में भी, कुछ एसटी में भी, कुछ ओबीसी में भी सिलेक्ट हुए हैं, तो उनका भी हम देखें, उनको भी कंसिडर किए हैं। ऐसे ही पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी हमने कंसिडर किया है। तो हम 1 बाय 1 की बात करते हैं। देखो, सिर्फ ईएसआईसी की बात कर रहा हूँ, इसमें अदर इंस्टीट्यूट नहीं ऐड किया हूँ। तो यूआर की 301 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 100, ओबीसी की 159, 81, 48, टोटल 689 है। उसमें 55 ईएसएसएम की है, पीडब्ल्यूबीडी की 40 सीट है, रिमेंबर। अब इसमें कंसिडर करेंगे ये टोटल 689 में 55 40। अब रिमेंबर वन थिंग कि जो ईएसएम की जो सीट्स है ना 55 वाली, ये क्या टोटल 301 में आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, इधर मैं ईएसएम का बना देता हूँ, ईएक्सएसएम जिसको ईएसएम बोलते हो आप, और यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी वालों को बना देता हूँ। और यहाँ पे मैं आपकी कैटेगरी डाल देता हूँ। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, देन हम यूआर की बात कर लेंगे, फिर हम एससी की बात कर लेंगे, देन एसटी की। जो ईडब्ल्यूएस की ना 8 है ईएसएम,
और पीडब्ल्यूडी के 6 है, यूआर के 24 है और आपके पीडब्ल्यूडी में 17 है, एससी में 6 है और अगर इसकी बात करें तो 5 है और एसटी में ये 4 है और ये 3 है। तो टोटल अगर आप ऐड कर लोगे तो आपको 55 एंड 40 मिल जाएंगे। ये सिर्फ ईएसआईसी की बात कर रहा हूँ, रिमेंबर ये अदर इंस्टीट्यूट में नहीं है, ठीक है। अदर इंस्टीट्यूट में क्राइटेरिया क्या है, तो इसके बेसिस पे आपका फाइनल अगर टोटल करें, अदर इंस्टीट्यूट में कितने फाइनल्स है, यूआर की 44 सेट है, 5 24 13 8 94 टोटल 94 और ये ईएसएम और पीडब्ल्यूडी की 9। अब देखो इतनी वैकेंसीज आई कहाँ से, मैं पहले बता दूं आपको एक चीज, आपके जितने भी कोरिजेंडम आए हैं, ठीक है, जितने भी कोरिजेंडम आए हैं उनकी वैकेंसीज को भी मैंने ऐड कर दिया है। अब बात करते हैं टोटल ईएसएम ऑल इंडिया 75 है, जिसमें 55 ईएसआईसी में, अदर इंस्टीट्यूट में 20 है, इसमें 49 है, 40 और 9। अब देखो अदर इंस्टीट्यूट का कुछ क्राइटेरिया अलग होता है, इसलिए इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ 55 और 40 को करेंगे फॉर योर कैलकुलेशन। अब बात करता हूं मैं आपका टोटल वैकेंसीज कितनी हो रही है। टोटल वैकेंसीज हो रही है 783 वैकेंसीज, जिसमें 345 यूआर की है, एडब्ल्यूएस दिस वन। रिमेंबर वन थिंग, हम जो पहले, दोबारा से मैं क्विक समरी करवा देता हूँ, 689 टोटल ईएसआईसी की वैकेंसी है, 94 एम्स जिप में आईसीएमआर की वैकेंसी है, टोटल करोगे तो 783 है, इसमें 75 आपकी टोटल ईएसएम है, एक्स सर्विस मैन है, जिसमें ईएसआईसी में 55 है और 20 अदर इंस्टीट्यूट में एम सर्विस में, पीडब्ल्यूबीडी की 49 और 40 नाउ और अदर्स में 9 है। ईएसआईसी की अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, इस कट ऑफ को थोड़ा ध्यान से करना, मैं इसमें कैसे किया हूँ वो बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपकी लिस्ट ओपन करनी है, लिस्ट ओपन करके सबसे पहले मैं यूआर की बता देता हूँ। यूआर जो भी कैंडिडेट 1 से लेकर 262 तक रैंक है वो ईएसआईसी के लिए एलिजिबल है। अब रिमेंबर वन थिंग, चाहे उसका स्किल क्लियर हो या चाहे ना हो, यस हो, 1 से लेकर 262 तो 100%। क्यों, अब आप कहोगे 301 तक क्यों नहीं, मैं पहले बोला था जो आपके 40 कैंडिडेट है ना, ये 41 कैंडिडेट है, ये वाले, ये जो 41 कैंडिडेट है वो ईएसएम और पीडब्ल्यूडी वाले हैं, वो लास्ट के 262 से लेके और इसमें ऐड हो जाते हैं, तो 301 302 तक जा रहे हैं, समझ रहे हो। यानी कि होता क्या है, 301 मान लो कि 1 से लेके 301 तक यूआर की मेरिट बनती है, तो ये जो बाकी के 41 कैंडिडेट्स हैं ये होते ईएसएम और पीडब्ल्यूडी के, इनको घुसाया जाता है इसमें, तो वो लास्ट के जो 41 को हटा देंगे और इन लोगों को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे लास्ट की रैंक्स पे, ईएसएम वालों के, चाहे उनमें से एक कैंडिडेट है ईएसएम का जो कि यूआर की कैटेगरी में है तो उसको कंसिडर नहीं किया, इस वजह से वो आपको एक कम नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी के है ना टॉप यूआर के कैंडिडेट, मतलब जिनकी बाकी के कैंडिडेट्स की 301 में रैंक नहीं थी, इसलिए वो बाकी के जो जितने लोग हैं ईएसआईसी में वो ये वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, दिस वन, ठीक है। तो अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 262 है तो 100% आपका ईएसआईसी निकल रहा है। अब आप कहोगे बाकी के लोगों का अभी भी रुको, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी कमेंट में आगे झगड़ा मत करने लग जाना। ईडब्ल्यूएस की बात करें, अब ये एचआर यूआर हॉरिजॉन्टल में बता दिया कि ईएसएम्स के इन लोगों को घुसा दिया, तो 1 से लेकर 301 तक, हॉरिजॉन्टल में 262 तक वो आ जाएंगे और बाकी की ये आ जाएंगे। अब जिसकी रैंक 267 से लेकिन 708 है और वो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, रिमेंबर वन थिंग, मैं यूआर की बात नहीं कर रहा हूं, अब यूआर के 1-2 यूआर के तो यहीं पे आके रुक गई उनकी कहानियां, आगे आएगी जब अदर इंस्टीट्यूट आएंगे ना, तो यूआर के अदर जो रैंक वाले लोगों को भी चांस दिया जाएगा। तो सारे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, चाहे उनका स्किल यस है चाहे नो है, वो कंसिडर होंगे। नाउ ओबीसी की बात करें तो रैंक 266 से 628। अब वन थिंग, अब आप कहोगे सर ये रैंक कितनी है, ये कोई कैटेगरी वाइज रैंक नहीं है, मैं ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल रैंक। हम पूरे यहाँ पे वीडियोस में ओवरऑल रैंक की बात ही करेंगे भाई, ठीक है। तो जिसकी ओवरऑल रैंक 266 से 628 है, ठीक है, और जो बंदा ओबीसी में आ रहा है उस रैंक के बीच में, दे ऑल आर एलिजिबल फॉर ईएसआईसी। ऐसे ही मैं इसमें बताया था कि जिसकी रैंक 267 से लेकर 708 ऑल इंडिया रैंक, और जो बंदा ईडब्ल्यूएस में आ रहा है उसका हो रहा है। ऐसे ही एससी में बात करूं, जिसकी भी रैंक 275 से, आप कहोगे सर इतना क्यों गैप, क्योंकि 275 से स्टार्ट हो रहे हैं वो लोग, टॉप में नहीं, 275 से 1479 में है। जो भी कैंडिडेट एससी
कैटेगरी से बिलोंग करता है और इनके बीच में उसकी रैंक आ रही है, तो वो ईएसआईसी के लिए एलिजिबल है। और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 394 से लेकर 2142 रैंक जिसकी भी है वो एसटी कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। और ये जितनी एलिजिबिलिटी है ये सिर्फ और सिर्फ ईएसआईसी के लिए है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यस और नो। किस चीज का? स्किल का। रिमेंबर वन थिंग, आपका चाहे स्किल क्लियर हो, यस में हो चाहे नो में, और आपने चाहे अटेम्प्ट नहीं दिया हो, आपको 100% ये सीट मिल रही है। तो ये जिसकी रैंक है वो ईएसआईसी के लिए। अब अदर इंस्टीट्यूट पे आ जाते हैं। अब मैं सबसे पहले बात करूं अदर इंस्टीट्यूट पे, अगर यूआर की बात करें तो उसके लिए मैंडेटरी था आपका स्किल क्लियर करना। तो ये जो रैंक है 281, 291, 292, 296, 302, 315, 318, 337, 340, 359, 363, ये कैंडिडेट एम्स जिपमेर आईसीएमआर में एलिजिबल है। रिमेंबर वन थिंग, ये 100% है। ये लोग एम्स जिपमेर आईसीएमआर के लिए मिल रहे हैं। यानी कि बात कर सकते हैं जो भी यूआर का कैंडिडेट, सिर्फ यूआर की बात कर रहा हूं मैं। यूआर का मतलब है मैं यहाँ जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। नोट, जो भी कैंडिडेट की रैंक जनरल कैटेगरी में 281 से लेकर 363 के बीच में है उसको भी जॉब मिल रही है। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैटेगरी ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में क्या है? ये जो रैंक है ना जिसके 7, ये टिल नहीं, मैं 281 से 362 के बीच इतने लोग ही हैं जो जिनका स्किल क्लियर है। ईडब्ल्यूएस में 709, 717, 755, 80, 825, 847। ठीक है, ये कैंडिडेट है जिनका ईडब्ल्यूएस से क्लियर है। हो सकता है मैं आपको बता दूं एक चीज और, ये जो रैंक है 281 और ये सब, ठीक है, ये रैंकर्स है 264 ये सब। मैं और कुछ अदर रैंक्स और बता देता हूँ। मैं रैंक वन बाई वन बता देता हूँ। 264 एससी का कैंडिडेट है, 267 ईडब्ल्यूएस का है, 276, 307, 318 ये रैंक्स है, 337, 340, 272, 273, 278, 280 ये इंडिविजुअल रैंक है, 286, 309, 310, 293, 300, 1281 ये यूआर का कैंडिडेट है, 292 ये यूआर का कैंडिडेट है, 302 ये यूआर का कैंडिडेट है, 315 और उसके अलावा मेरे ख्याल से 318 था। हाँ ऑफ कोर्स 318। ठीक है, ये जो जितने भी रैंक वाले हैं 318 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ वैसे। उसके अलावा 325, 330, 315, 318 और 329, 332, 331, 337, 340, 338, 346, 343, 350, 349, 355, 359, 363, 358 एंड 366 ये रैंक वाले। ये जितने भी कैंडिडेट है इर्रेस्पेक्टिव दे रही, तो वो अलग इंस्टीट्यूट के लिए है, मैं इनको अलग से लिख दिया हूँ। ईडब्ल्यूएस की ये वाली रैंक है 709, 717, 75, 55, 825, 847। अब इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कैटेगरी ओबीसी में देखना है तो 630 रैंक नंबर 630 से ऑल ओवर इंडिया की और ओवर कैटेगरी बताऊं 630 से लेकिन 791 के बीच में जो भी कैंडिडेट स्किल क्लियर किया है, स्किल में यस है, वो उनका इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। अगर हम अदर कैटेगरी में बात करें एससी में तो ये मैं बता दिया, एससी कैटेगरी में 15, 17 एंड 60, 13, 70, 24 ये दिस वन 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 और दिस वन, ये रैंक अच्छे से देख लो। 1578, 1613, 1724, 1742 ये मैं बोल नहीं सकता वन इंडिविजुअली, आप देख लेना है कौन कौन सी रैंक ये अदर इंस्टीट्यूट के लिए एलिजिबल है। अगर एसटी में बात करूं तो 2184, 2452, 2644, 2700, 2711, 2791, 2826 एंड 2844 ये लोग अदर इंस्टीट्यूट के लिए एलिजिबल है बिकॉज दे हैव क्लियर देयर स्किल। अब वन थिंग, हमने इसमें डेटास का ये हो सकता है इसमें एक या दो लोग और जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या कंसिडर किए हैं, इसमें ये कंसिडर किए हैं हम कि जो लोग ईएसआईसी के लिए एलिजिबल है मतलब टॉप में है वो ईएसआईसी ही लेंगे, वो अदर इंस्टीट्यूट नहीं लेंगे क्योंकि उसमें सारी यूडीसी की है। और उसके बाद में जो है वो एम्स लेंगे।
तो हमने ये डेटा को ये कंसिडर करके दिया गया। दूसरा जो फैक्टर रोल करेगा वो होगा प्रेफरेंस का। ठीक है, कुछ लोगों को ऊपर ऊपर के जो रैंक वाले हैं, जैसे टॉपर से टॉप ESIC के जो टॉप 301 में या 262 में आ रहे हैं, वो अगर एम्स में यहाँ जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली नीचे से फिर रैंक अंदर उस 301 से लेके वो 302 भी हो सकती है, 304 भी हो सकती है, इस रैंक में घुसने लग जाएगी। तो ये आपका फाइनल रिफाइंड डेटा है। इस डेटा आप कितना भी एनालिसिस कर लो, इससे एक्यूरेट डेटा नहीं मिलेगा। तो ये आपकी फाइनल मैंने बता दी है, ये सिर्फ ESIC के लिए है। ठीक है, इतनी रैंक, और इन रैंक के अलावा ये जो रैंक ऐड हो जाओ, ये तो होगी होगी अदर इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि वो यस किया है मतलब इंस्टीट्यूट, अदर इंस्टीट्यूट के लिए फिर यहाँ से लेके ये वाली रैंक कंसिडर होगी। ठीक है, तो ये टोटल सीट्स कितनी है, उसमें शायद 100 के आसपास है, तो मैंने ये पूरी टोटल वो बता दी, 100 सीट्स ये पूरी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि OBC की इस वाली रेंज में बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, 630 से लेकर 791 में जो भी OBC का कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन हो रहा है, और जिसने स्किल क्लियर किया, तो इतने लोगों ने स्किल क्लियर किया, तो ये आपका फाइनल कट ऑफ एनालिसिस है। जो प्रीवियस वीडियो है वहां से आप कट ऑफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हो वो निकाल लेना। मैंने ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि यहाँ पे कुछ डेटा में कमी रह गई थी प्रीवियस वीडियो में, तो उस प्रीवियस वीडियो से आप नॉलेज ले लो, इस वीडियो से आप अपनी रैंक देख लो, प्रीवियस वीडियो पे जाके गाली देने की जरूरत है नहीं। दूसरी चीज, मैं अब PYQ लाऊंगा, ट्रांसपेरेंट कोऑर्डिनेटर, और आपका जो 2025 में जो पेपर हुआ था UDC में, और वो पेपर एज इट इज सेम पेपर मैं आपको वीडियो पे प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए आप अपने अपने कमेंट डालिए, और अब जो भी डाउट्स है ना अब पूछिए, मैं आपका जवाब दूंगा, क्योंकि इतने दिन आई वॉज बिजी। ठीक है, 2 दिन से, आज मैं अभी सुबह आया हूँ, एंड आई स्टार्टेड टू रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर वीडियो फॉर यू गाइस, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज आके रखें, और आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग टू योर जॉब, रिगार्डिंग टू योर NOC, एनीथिंग, यू जस्ट पुट योर कमेंट। रिमेंबर वन थिंग, वीडियो को लाइक करना अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।